हाँ जी बच्चे, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था उसके अंदर हमारा सेल्फ इंडक्शन एक टॉपिक आया था। इंडक्शन सबको पता चल गया था क्या है। इंडक्शन के बाद जो सेल्फ इंडक्शन था उसको एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं। देखो इंडक्शन बेसिकली है क्या। इंडक्शन में और नॉर्मल इंडक्शन में और अपने सेल्फ इंडक्शन में क्या डिफरेंस है। इंडक्शन अपने को पता है क्या है। अगर यहां पर किसी एक कॉइल के साथ, लेट अस अज्यूम ये कॉइल है ब्लैक वाली, और इस कॉइल के अंदर कोई भी चेंज आ रहा था, करंट में चेंज आ रहा था, या फिर कोई अलग मैग्नेट है जिसकी स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा था, उसकी वजह से इस ब्लैक वाले कॉइल के अंदर क्या हो रहा था, फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रही थी। उस फ्लक्स की चेंज होने के कारण इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। दैट मींस इसके अंदर इंड्यूस जो ईएमएफ हो रहा था उसका मेन जो रीजन है वो एक्सटर्नल कॉज था। एक्सटर्नल कॉज क्या था? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना। उस मैग्नेटिक फील्ड का कॉज कुछ भी था, आइदर चेंजिंग इन करंट, है ना, कोई फ्लक्चुएटिंग करंट थी, या फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, वो सारी स्टोरी थी। सेल्फ इंडक्शन क्या है? अब सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल है, इसी कॉइल के अंदर ही करंट में चेंज आ रहा है और उसी चेंज के अगेंस्ट इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। मतलब समझ रहे हो, यहां कोई दूसरी कॉइल नहीं है, सेम कॉइल के अंदर चेंज होने वाली करंट के अगेंस्ट ये कॉइल अपने अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस करेगी, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो इसके अंदर से 5 एम्पियर्स की करंट फ्लो कर रही थी, पहली बात तो डायरेक्ट फ्लो नहीं करेगी। अगर मैंने इसको सर्किट में कनेक्ट किया और मैं स्विच ऑन करता हूं तो इनिशियली इसके अंदर 0 एम्पियर थी, क्या एकदम से 0 से 5 हो जाएगी? नहीं होगी। 0 1 2 3 4 5 वो अलग बात है, ये 0 1 2 3 4 5 बहुत तेज होगा, बट कुछ मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, कुछ टाइम तो लगेगा। तो जब वो 0 से पीक वैल्यू तक जा रही है, उस सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए वो चेंजिंग करंट है कि नहीं, उस चेंजिंग करंट के अगेंस्ट इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिमिलरली जब मैं स्विच ऑफ करूंगा तो ऑफ करते ही 5 से 0 नहीं आएगी। 5 से 0 आने में जो माइनर सा टाइम लगेगा, उस टाइम के दौरान वो फ्लक्चुएटिंग करंट है, फ्लक्चुएटिंग ना सही, यहाँ पर डिक्रीजिंग करंट तो है, चेंजिंग करंट है, उस डिक्रीज के अगेंस्ट अब ये मेंटेन रखने की कोशिश करेगा और उस मेंटेन रखने की कोशिश में अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो इंडक्शन बेसिकली क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया का वो क्या था, कंसेप्ट क्या था? दैट इट रेजिस्ट द चेंज। वो इंक्रीज के खिलाफ डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज होती हुई चीज के खिलाफ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। यही सारा गेम था इसके अंदर, ठीक है। और एक और है बच्चा, इसी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर अपने थे, या जो भी केसेस बनते हैं कि मैं किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा तो क्या केस बनेगा, किसी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करूंगा या किसी अलग तरीके के अलग अलग शेप्स के कॉइल्स को या कंडक्टर्स को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं तो उससे किस ओरिएंटेशन में करंट जाती है, उस टाइप के सारे केसेस की एक कंबाइंड वीडियो मैंने बनाई हुई है। जितने मुझे केसेस याद आते रहे मैंने उसमें सारे डाले हुए, 15 मिनट की वीडियो, हर बच्चे को देखनी है। ये जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मैं डाल दूंगा, तो अदरवाइज तुम्हें भी सबको वो देख लेना, उसके सारे केसेस तुम्हें आते होने चाहिए, उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। मेनली इस पूरे चैप्टर में से एक बड़ी वेटेज का क्वेश्चन जो आज हम एक डेरिवेशन करेंगे वो आएगा, और उसके अलावा मेनली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क वाले, 2 मार्क्स वाले, और उन्हें वही सारे केसेस होते हैं, ठीक है। चलो, तो सेल्फ इंडक्शन समझ में आ गया बच्चे? अभी जो मैं बता रहा था सेल्फ इंडक्शन के अंदर क्या हुआ हमारा। सेल्फ इंडक्शन बेसिकली क्या है? इट इज द property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of the current flowing through it by inducing EMF in itself। ठीक है, किसी भी तरीके का करंट में चेंज आएगा तो उसके अगेंस्ट वो EMF इंड्यूस कर देगा। ये सबको पता चल गया बच्चे? सिंपल बात है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये आए हमने मान ली स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू अ कॉइल एट एनी टाइम, phi is the amount of magnetic flux linked with the coil, तो फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू Li। फ्लक्स लिंकेज कितना ज्यादा होगा, जितनी करंट फ्लो करेगी उतनी फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ कांस्टेंट लगा दिया, जो हमारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर I की वैल्यू 1 हो जाएगी तो phi और L इक्वल हो जाएंगे। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है क्या है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, d phi by dt। मैंने डेरिवेटिव कर दिया d phi by dt, नेगेटिव साइन लेंज लॉ ने डायरेक्शन के लिए दिया था, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह अगर मैं Li लिख लेता हूं तो L तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला डी आई बाई डी टी आ गया।
डन है। अब मैं डी आई बाई डी टी को अगर 1 पुट कर देता हूं तो ई और एल की वैल्यू इक्वल हो जाती है। क्लियर है? तो यहां से ई और एल की वैल्यू इक्वल है और एल की यूनिट क्या होती है बच्चे? हेनरी, एंड 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। क्लियर है ये? डन है बच्चा? ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। इसके बाद हमने सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड ये टॉपिक कवर कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्रुपिंग ऑफ सेल से शुरू होता है। ठीक है? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होगा? हाँ जी, कौन से वाला? डी फाइव बाई डी टी वाला, ये वाला। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आई बताओ? जैसे हमारे पास क्या किया मैंने, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी होता है कि नहीं फैराडे लॉ। अब मैंने फाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना किसी कंडक्टर के अंदर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस करंट की वजह से उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा। तो फिर हम जैसे एक्सटर्नल क्यों करेंगे? एक बात बताओ ना, अगर ये कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है, तो क्या इस फ्लोइंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी? और वो मैग्नेटिक फील्ड खुद इस कॉइल के साथ लिंक नहीं होगी, उससे कैसे छूटेगा? अगर बेशक वो मैग्नेटिक फील्ड इसी करंट की वजह से है, बट वही करंट की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सेम कंडक्टर के साथ भी तो लिंक हो रही है। तो फिर जो करंट हम ले रहे हैं वो तो एक्सटर्नली करेगा। एक्सटर्नली कहाँ? बैटरी से दिया है हमने, हाँ, या जो भी फ्लक्चुएटिंग जैसे भी, बंद कर देंगे हाँ, तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसी बंद, हाँ जी। सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सेल्फ इंडक्शन का मतलब बिना पावर सोर्स के बिजली बनाना, जनरेट थोड़ी कर रहा है वो, इंड्यूस करा रहा है। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? इंडक्शन का मतलब सीधा सीधा है किसी भी चेंज के अगेंस्ट उसके अंदर ईएमएफ जनरेट कराना। अब जो कंडक्टर है जिसको मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स से करंट दी हुई थी, उस एक्सटर्नल सोर्स से आने वाली करंट में अगर वेरिएशन होंगे, उस वेरिएशन के अगेंस्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा सेम कंडक्टर के अंदर, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। तो मतलब हम बैटरी बंद कर देंगे। बैटरी बंद कर देंगे तो जब मैक्सिमम पीक वैल्यू से जीरो जा रही होगी उस चेंज के दौरान ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जैसे करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती रहेगी। बिल्कुल कम होती रहेगी। उसके अगेंस्ट वो करंट बढ़ा के रखने की कोशिश करेगा। वो ऑब्वियसली वो हमेशा नहीं रख पाएगा, क्योंकि जब करंट बिल्कुल ही बंद हो गई है तो कुछ सेकंड्स के लिए ही उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। जैसे ही वो जीरो आ गई, जीरो आने का मतलब क्या हुआ? चेंजिंग फ्लक्स खत्म। चाहे वो मैक्सिमम चली गई, चेंजिंग फ्लक्स खत्म। फ्लक्स लिंकेज से फर्क नहीं पड़ता है, अपने को पता है सबको इंडक्शन कब काम करता है? जब फ्लक्स में चेंज आता है। तो जब चेंजिंग फ्लक्स बंद हो गया, कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच गया, ईएमएफ इंड्यूस, इंडक्शन बंद हो गई, तो फर्दर ईएमएफ इंड्यूस होगी ही नहीं। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक है बच्चा, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। कॉइल सबको पता है क्या होती है? कॉइल्स है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, सिर्फ वही हमारे पास जो नॉर्मल सोलेनॉइड वाला कंसेप्ट था वही, और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हमने क्या बात करी है? देखो, कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कंपैरेटिवली सोलेनॉइड के थोड़े कम रखेंगे। यहां पर इंडक्टर या कॉइल सेम बात होता है, ये याद रखना। इंडक्टर का हो या कॉइल का हो, सेम बात है। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किसकी होगी? कॉइल के अंदर। डन है ये? अब यहां पर एक इंडक्टर लगा हुआ है, 2, 3 कैसे लगाए हुए अप टू सो ऑन एनथ सीरीज के अंदर। अगर सीरीज में है और इनके अंदर से मैं बोल रहा हूं कि कोई टाइम वेरिंग करंट फ्लो कर रही है, अगर टाइम वेरिंग करंट है मतलब समय के साथ साथ चेंज होने वाला करंट को मैं डालूंगा, तो सिंस दे आर इन सीरीज सबके अंदर सेम करंट जाएगी। सेम करंट जाएगी तो सबके अंदर चेंज भी सेम आ रहा होगा। चेंज सेम आ रहा होगा तो सबके अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल इंडक्टर्स ना हो, सिमेट्रिकल कॉइल्स ना हो, तो हर किसी की अपने तरह की प्रॉपर्टी होगी, है ना, ईएमएफ इंड्यूस कराने की। जैसे रेजिस्टर्स अलग अलग होते हैं तो हर तरीके की अपनी अपनी रेजिस्टेंस है सर्टेन करंट के अगेंस्ट। सिमिलरली उसी सेम टाइम वेरिंग करंट के लिए इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इवन दूसरे वाले के अंदर E2, तीसरे वाले के अंदर E3 एंड लास्ट वाले के लिए EN। हुआ कि नहीं? अब E1 क्या होता है? di/dt। हमने अभी डिराइव किया ये वाला फॉर्मूला, जो अगर मैं टोटल ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ सीरीज के लिए ये मान लूं LS di/dt, तो फर्स्ट वाला किसके इक्वल हुआ? L1 di/dt। L1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर फर्स्ट इंडक्टर। L2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सेकंड कॉइल। Ln क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर nth कॉइल। और हमें पता है ईएमएफ का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, क्या था? EMF इज इक्वल टू L di/dt था कि नहीं? यहाँ पे तो सबकी जगह पे मैंने वैल्यू डाल दी। अब सब में
अगर ध्यान से देखो di बाई dt तो सबके लिए सेम था, सीरीज में है तो सबसे di बाई dt कॉमन लेके कट जाएगा कि नहीं, ये सारे di बाई dt कॉमन लेके हट गया, तो जो हमारे पास टोटल इंडक्टेंस आई वो किसके इक्वल आ गई, अलजेब्रिक सम के इक्वल। जैसा सीरीज में हमारे पास किसके लिए आता था, रेजिस्टर के लिए। अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते थे तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलती थी, सबका अलजेब्रिक सम। क्लियर है ये, पक्का। अब इन्हीं को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं तो पैरेलल में क्या होगा, करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सब में, टाइम वेरिंग करंट है, सब में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एक के अंदर करंट आएगी di1 बाई dt, एक के अंदर di2 बाई dt। लेकिन सिंस ऑल आर इन पैरेलल, पैरेलल के लिए सेम चीज क्या आती है, ईएमएफ होता है कि नहीं। पैरेलल अगर हैं तो पैरेलल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो तो सबका सेम रहेगा। तो हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा, क्या बताया मैंने, जो हमने हमारे पास ये फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू E बाई एल लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं। और यही डी आई बाई डी टी सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पैरेलल में तो यही होता है ना, करंट सब में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो हमारे पास I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सो ऑन IN है, di बाई डी टी इज इक्वल टू di1 बाई डी टी, di2 बाई डी टी, di3 बाई डी टी। जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सबको हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सबके अंदर इंडिविजुअली टाइम वेरिंग करंट आ गई। अब di बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं, E बाई एल, 1 को क्या लिखूंगा E बाई L1, 2 को क्या लिखूंगा E बाई L2, 3 को लिखूंगा E बाई L3। सबके लिए E सेम क्यों है, क्योंकि पैरेलल में। तो नेट इंडक्टेंस क्या निकला, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया पैरेलल के लिए, सेम वही जो रेजिस्टेंस के अंदर आया था हमारे पास रिजल्ट। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, हाँ जी, ये पता चला है बच्चे सबको, क्लियर है, डन है बच्चे। चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कुछ नया नहीं है हमारे लिए, म्यूचुअल इंडक्शन से ही हमारा चैप्टर शुरू हुआ है ना। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या कहा था कि अगर साथ वाले कॉइल के अंदर किसी तरह की करंट में कोई चेंज आएगा तो उसकी वजह से ये वाला जो कॉइल है, जो एक कॉइल के साथ रखा हुआ है, उसके साथ फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा, जिसकी वजह से इस नेबरिंग कॉइल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यही था ना कि अगर किसी एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करेगी तो उसकी वजह से इसके अंदर जो इसके थ्रू लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज होगा, और उस लिंक्ड फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस रेड वाले के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो चेंज आ रहा था ब्लैक वाले की करंट में, ईएमएफ इंड्यूस हुआ रेड वाले में, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी को परेशानी। अब ये जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास क्या है बच्चा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ईच opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing opposing EMF। क्लियर है ये, क्या बोला यहां पे हमने कि अगर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ईच opposes any change in the strength of the current flowing through the other by developing opposing EMF। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक में चेंज आए तो ही रेड में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर रेड के अंदर करंट में चेंज हो जाएगा तो ब्लैक के अंदर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। म्यूचुअल का मतलब यही है, इसमें चेंज आया तो इसमें ऑपोजिट ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसमें चेंज आया तो उसके अगेंस्ट दूसरे वाले में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फिर वही हो गया ना कि ऐसा अगर एक वाले में बैटरी लगी हुई है, हाँ तो फिर वही बन गया ना। देखो जो बैटरी लगी हुई है, अगर मैं हाँ मैग्नेट बन गया, कहानी तो वही है। देखो घुमा फिरा के कहानी क्या भाई, फ्लक्स लिंकेज का गेम है, कुछ और तो कोई है ही नहीं। अगर मैंने ब्लैक वाले के साथ बैटरी कनेक्ट करी है तो हमें पता करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है। लेकिन जब मैं स्विच ऑन और ऑफ कर रहा हूं तो वो टाइम वेरिंग करंट जारी है, वेरिंग करंट की वजह से चेंज जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक तो इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा, वो हमने डिस्कस किया है, लेकिन उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स नेबरिंग कॉइल के साथ भी तो जुड़ा हुआ है। तो जो नेबरिंग कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो नेबरिंग कॉइल के अंदर भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट EMF induced, जो भी इंडक्शन हुआ है हमारा, that induced EMF is basically mutual induction। ठीक है, हाँ करेगी बिल्कुल, हाँ अकॉर्डिंगली वो डेवलप करेगा और मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। ठीक बात है बच्चा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, I strength of the current in the coil, 5 flux linked to the all the turn of the neighboring coil। तो flux is directly proportional to current, पता ही है, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। एंड फाई इज इक्वल टू एम आई, एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है,
यहाँ पे करंट कौन सी थी, साथ वाले कॉइल की। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस डी एम आई बाई डी टी। एम कॉन्स्टेंट अब बाहर निकाला, डी आई बाई डी टी में हमारे पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। किसी को परेशानी है इसमें? ठीक बात है। चलो भाई, अब हम आ गए हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। स्टार्ट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर में से आने वाली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब देखो ये कह क्या रहा है, पहले इसके डायग्राम को समझना, उसके बाद हम शुरू करते हैं। है क्या? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। हमने अभी अभी सोलेनॉइड्स की तो बात करी थी, एक इधर रखा था एक इधर रखा था। कोएक्सियल सोलेनॉइड क्या होगा? कोएक्सियल सोलेनॉइड हुए कि मेरे पास एक जो सोलेनॉइड है वो ऐसे है, ठीक है, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है ऐसा, इसका एक्सिस क्या है, ये एक्सियल लाइन होगी। अब एक दूसरा सोलेनॉइड है, मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ ऊपर तार बना रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से स्टार्ट हुआ मान लो, और ये समझ में आया क्या हुआ? दोनों की सेंटर से जाने वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं? तो ये कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हो गए। पता चला दोनों इंसुलेटेड कॉपर वायर के हैं, ऐसा नहीं कि आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, पटाखा बोल जाएगा। समझ में आई ये बात? डायग्राम समझ में आया सबको? अब यहां पर एक सोलेनॉइड का नाम मैंने जो नोट्स में रखा उसी के हिसाब से रख लेते हैं। एक का नाम मैंने S1 रख लिया, एक का नाम हम S2 रख लेते हैं। S1 और S2 आ गया हमारे पास। अब जो लेंथ है वो दोनों के लिए सेम है सोलेनॉइड्स, ठीक है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। जो छोटे वाला है एक का क्रॉस सेक्शन एरिया हम A1 मान लेते हैं, बड़े वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया में A2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ये? अब ना यहाँ पे एक चीज समझना बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस डेरिवेशन के बीच में भी आएगी। अगर हमारे पास मान लो मेरे पास एक ये कोई शीट है जो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करती है, ठीक है, और मेरे पास एक छोटी शीट है ये, अगर इसका एरिया और इसके एरिया को कंपेयर करूं और मैं इसको यहां लाता हूं, तो इसके साथ छोटी वाले एरिया के साथ जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो किसके एरिया पे डिपेंड करेगा, बड़े पे या छोटे पे? छोटे वाले पे। अब मैं जितना मर्जी बड़ा एरिया इसको ले लूं, इसके साथ तो उतना ही फ्लक्स लिंकेज होगा ना जितना इसका एरिया है। और अगर मैं उल्टा करूं, मेरे पास ये जो छोटा एरिया है ये मैग्नेटिक फ्लक्स छोड़ रहा है, या एक काम करते हैं, प्लेट मान लेते हैं, ये बाउल मान लेते हैं। ये जो बाउल है ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ये वाला, और ये एक बहुत बड़ा सा एरिया है। तो इस एरिया के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? क्या बड़े वाले एरिया जितना, है ना, छोटे वाले जितना। तो यहां पर ये फंडा नहीं है कि प्रोड्यूसर कौन है और उसके साथ फ्लक्स किस पे आ रहा है। हमेशा जो छोटा एरिया होता है उतने के साथ ही फ्लक्स लिंकेज होगा दोनों के केसेस में, ठीक है। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है, ये फ्लक्स जनरेट कर रहा होता और ये हमारा आगे कोई कंडक्टर होता इस एरिया का, तो भी यही एरिया यूज होता। ये जनरेट कर रहा है तो भी इतना ही एरिया ऑक्यूपाई होगा। ये समझ में आया? तो हमेशा हमारे पास छोटा वाला जो एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंगली फ्लक्स लिंकेज होगी, चाहे वो बड़े के अंदर हो रही है चाहे छोटे के अंदर हो रही है। तो इन दोनों में हमें दिख रहा है जो ब्लैक वाला है S1 वाला, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो अगर मान लो S1 के अंदर से टाइम वेरिंग करंट जाएगी तो उसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज आएगी रेड वाले में, रेड वाले के अंदर से टाइम वेरिंग करंट जाएगी तो उसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज आएगी ब्लैक वाले में। लेकिन दोनों केसेस में क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके साथ फ्लक्स लिंकेज होगी वो उतनी ही होगी जितना हमारा छोटे वाले का एरिया होगा। समझ में आ गया ये वाला? अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्या रखा हुआ बच्चे, एक एक चीज पे नाम रख लिए सिर्फ N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S1, स्मॉल n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट सोलेनॉइड का, R1 रेडियस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ S1, डन है। N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S2, R2 रेडियस ऑफ S2, and R1 is less than R2, that means cross sectional area of A1 should be less than A2. Sorted है, ये तो सिंपल बात है। Let us imagine a time varying current I2 through S2। हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि ये जो ऊपर से ब्लू वाली करंट, ब्लू वाले अपनी
सोलेनॉइड आ रही है, कॉइल आ रही है, इसके अंदर से टाइम वेरिंग करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। मतलब ये जो I2 है वो वेरिएबल करंट है इसके अंदर से। अगर वेरिएबल करंट है तो उस वेरिएबल करंट की वजह से फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा। उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ये जो रेड वाली है इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होना चाहिए? E इज इक्वल टू माइनस d∅dt होगा। चलो, तो हमारे पास हमने मान लिया, इमेजिन अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2 विद सेट्स एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स Φ1 थ्रू S1। यहां तक बात ठीक है? Φ1 की वैल्यू क्या बच्चे, साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, इसे रिलेट कर पाओगे फिर। Φ1 क्या है? M12I2। M12I2 ये क्या है? जो हमारा फ्लक्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द नेबरिंग कॉइल। करंट कितनी थी? I2, जो वेरिंग करंट थी। और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में M12 क्यों लिखा? फ्लक्स इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। सॉर्टेड है? क्लियर है बच्चा M12 क्यों है? तो ये M12 है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑन सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2। डन? क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 इन S2 क्या आएगी? अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट N2I2, यही होती है, म्यू नॉट N2I2। फ्लक्स क्या होता है? B2A1N1। ये बात समझ में आई है? मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, हमें पता है म्यू नॉट NI होता था। म्यू नॉट N2 क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड वाले कॉइल के। I2 क्यों? क्योंकि उसके अंदर से करंट I2 जा रही थी। Φ1 क्या हुआ? फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था बच्चा? BA cos थीटा। सेम डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर हमारे पास हटके एंगल खत्म, cos 0 हो गया, 1 हो गया। B कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड 2। एरिया कौन सा आएगा? 1 का। पता चला ये सबको? बड़े वाली कॉइल की वजह से जो छोटे वाली कॉइल के साथ लिंक्ड है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड इस एरिया के साथ लिंक्ड है। तो एरिया तो छोटे वाले का आया ना, तो छोटे वाले का एरिया हमारे पास कितना आ रहा है? A1 B2 A1 N1। N1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है ये? किसी को परेशानी इसमें? ठीक है ना? पक्का? तो अब हमारे पास Φ1 इज इक्वल टू B2 की वैल्यू डाल दूं आप यहाँ पे। B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? म्यू नॉट N2I2। और एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और N1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। लिख सकता हूं ये, है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1। डन? तो Φ1 क्या आया? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर LI2। किसी को परेशानी? अब M12 अगर मैं कंपेयर करूं, देखो जरा, हमने ये Φ1 इज इक्वल टू M12I2 लिखा था कि नहीं? इस I2 के अलावा ये जितनी भी वैल्यू है ये सारी कांस्टेंट है। म्यू नॉट कांस्टेंट, N1 N2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं कर सकता। सारा मिला जुला के अगर मैं एक M12 के साथ कंपेयर कर दूं तो ये मेरे पास M12 की वैल्यू आ गई कि नहीं? पता चला? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहां से इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरे केस में हमने क्या करा बच्चा? अब हमारे पास जो टाइम वेरिंग करंट आएगी वो दूसरे वाले में से, लेट अस कंसीडर द रिवर्स केस। I1 is the time varying current through S1. Φ2 is the flux through S2. Φ2 M21I1। यहाँ M2I1 समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना? यहां तक ठीक है हमारे पास। अब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो B1A1N2 आएगा। B1 की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट N1I1। पर एरिया यहां पर ध्यान से देखो, एरिया हमारे पास क्या है? A1। हमने पिछली बारी भी A1 यूज किया था यहां पर, और अब भी हम Φ1 की बारी में भी A1 और Φ2 की बारी में भी A1। बस एक यही छोटा सा पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना। इसके अलावा इस डेरिवेशन में कुछ टफ नहीं है। पता चल गया? और रीजन समझ में आ गया सबको कि हम दोनों बारी में एरिया A1 यूज कर रहे हैं। एरिया A1 क्यों? क्योंकि छोटे वाला जो एरिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमारा फ्लक्स लिंकेज आएगा। तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, पाई R1 का स्क्वायर N2L2। Φ इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर LI1। यहां से जब मैंने कंपेयर किया तो ये जो I1 का कोफिशिएंट है सारा,
ये M21 बन गया कि नहीं, बन गया। अब N1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 बाय L, N2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 बाय L। लिख लूं मैं यहाँ पे, है ना, L से L कट गया। वैसे भी ध्यान से देखो M1 और M2 न्यूमेरिकली इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, और यही हमारे पास क्या आता है बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किसी को परेशानी, डन है, क्लियर है बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, नोट डाउन करता।